जी बच्चों, तो स्वागत है परिवर्तन यूपीएससी में। हम पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रो किया था सेल का, सेल थियरी के बारे में जाना था, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ सेल तक हमने करा था, ठीक है। और सेकंड लेक्चर में मैंने एज आई टोल्ड मैंने रिवीजन इसका कराया था विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। देन आफ्टर सेकेंड लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड हमने प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ तक कंप्लीट कर रखा था। देन आफ्टर दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल में ही सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड कुछ इंक्लूजन्स बॉडीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड हमारा यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं फर्दर लेक्चर लेता हूँ उसके पहले मैं 5 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर के, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, और आप मुझसे कनेक्टेड रहें। ऐसा नहीं कि आप पीछे का रिवीजन आपने नहीं किया, मे बी ड्यू टू सम रीजंस, तो आई वॉज देयर, ठीक है, मैं आपका रिवीजन करा दूंगा अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो, ठीक है। बट यू हैव टू बी योर अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो परिवर्तन शुरू हुआ है। सो अभी मैं फोकस दे रहा हूँ, उधर से आपको भी सेम लेवल की इंटेंसिटी देनी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं रिवीजन करा देता हूँ पिछले लेक्चर का, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल हमने देखा था जो भी रिप्रेजेंट हो रहा था बैक्टीरिया से, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया है जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्म पेपियल्लो, ठीक है। देन हमने देखा था ये जनरली स्मॉलर इन साइज होते हैं और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली होते हैं, मतलब कि आर वैल्यू इनकी ज़्यादा होती है। आर वैल्यू क्या होती है? ये बायोटिक पोटेंशियल होती है, ठीक है। ये हम इकोलॉजी में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये वैरी करते हैं ग्रेटली शेप और साइज में, ठीक है। हमने साइज की बात की थी, शेप्स की बात की थी, तो हमने बैक्टीरिया के 4 शेप्स देख लिए थे। बैसिलस, रॉड लाइक, याद कीजिए, दही में जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अच्छा, कौन से विटामिन उससे प्रदान होते हैं? विटामिन बी वॉट कमेंट करके बताइए, ठीक है। कोकस हमने देखा था, ठीक है। विब्रियो जो कोमासेप्ट था वो देखा था, स्पैरुलम देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल का वो फंडामेंटली तो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन प्रोकैरियोट वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसे अच्छे से मैंने समझा दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो भी सेल वॉल से सराउंड होते हैं, लेकिन पीपीएलओ मतलब कि माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। कौन सा सेल वॉल था? पेप्टिडोग्लाइकेन का, ठीक है। म्यूरिन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में प्रोटीन का होता है, पेक्टिन का होता है, सेलुलोज का होता है और हेमी सेलुलोज का होता है। सबसे ज़्यादा सेलुलोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लूइड मैट्रिक्स की हमने बात की थी, साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्युपाई करता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस है वहाँ पे वेल डिफाइंड बाउंड्री होता ही नहीं है ना, इसीलिए तो न्यूक्लियोइड बोला था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड है। देखो लाइन आ गया, जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड और नॉट एनवेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जो मीन डीएनए है जो कि सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए है, उसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर आउटसाइड जीनोमिक डीएनए होता है जिसको एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, ठीक है। और इसे हमने क्या नाम दिया था? प्लाज्मिड का नाम दिया था। प्लाज्मिड क्या करता है? प्लाज्मिड एज अ वेक्टर काम करता है और ये बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रदान करता है, सच एज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अच्छे से मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इज फाउंड इन यूकैरियोटिक्स, ठीक है। अनलाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, अनलाइक यूकैरियोट्स यहाँ पे किसी भी प्रकार के ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, बिकॉज ये जो राइबोसोम होता है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। तो कॉमन हो गया बोथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का जिसे हम मीजोसोम कहते हैं, और मीजोसोम जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स होता है, ठीक है, ना कि यूकैरियोट्स में नहीं होते हैं, ज़रूरत ही नहीं है ना। मीजोसोम का हमने एक फंक्शन क्या देखा था? रिस्पिरेशन। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, तो मीजोसोम्स जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी वर्क करते हैं, ठीक है। अगर एनालोगस हम ऐसे बोल सकते हैं कि मीजोसोम ऑफ
मीजोजोम ऑफ प्रोकैरियोट्स इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी चीज़ों को मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिटेल से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए एंड हिट द लाइक बटन, ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो मीजोजोम्स होते हैं ये इसेंशियल इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एक क्रोमेटोफोर भी होता है, ठीक है। वो जो इनफोल्डिंग्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उस पर पिगमेंट्स होते हैं। ये जो है मीजोजोम रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ना है आपको, छोड़िए आप। अब हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो भाई देख, जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, मेनली हम प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होता है ना, इसके ऊपर एक कवच होता है, ठीक है, और उसी कवच को हम बोलते हैं सेल एनवेलप, ठीक है। मैं फोटो के माध्यम से आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। उसके बाद ये सारी लाइंस को, एनसीईआरटी के लाइंस को हमने ढूंढ के लाया है। कहाँ से लाया है आपको भी पता है, ठीक है, तो मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आइए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक टिपिकल सा बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या है, ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड है जो कि सर्कुलर डीएनए का बना हुआ है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वाला ये है प्लाज्मिड। एज अ वेक्टर काम करता है, ठीक है। फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है सच एज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये जो पिलाई है और फिमरी है, ठीक है, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ये जो वैसे मैं बता देता हूँ पिलाई फिमरी का काम क्या होता है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन होता है, ये एक फॉल्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसे आप रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रिज बनता है दो बैक्टीरिया के बीच में, एंड देन रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ चीज़ें होती हैं, बट इसे आप प्रिमिटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, ना कि रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पिलाई फिमरी और अटैचमेंट में भी काम आते हैं पिलाई फिमरी, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात ये हो जाती है, बिकॉज ये मूवमेंट में काम नहीं आती हैं। ये छोटे छोटे जो पिलाई है ना और फिमरी, ये जो हैं ये मूवमेंट में काम नहीं आते हैं, ये अटैचमेंट में काम आते हैं, ठीक है। होस्ट से अटैच करवाते हैं। वही ये जो फ्लैजिलम है ये काम आता है मूवमेंट में, ठीक है। ये फ्लैजिलम किस चीज़ में काम आता है बैक्टीरिया के, मूवमेंट में, ठीक है, जिसे हम मोटैलिटी भी बोलते हैं। मूवमेंट को हम मोटैलिटी में काम आता है। अच्छा, जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है और जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, इसमें डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है बेसल बॉडी, एक होता है हुक, और एक सबसे लंबा पार्ट होता है जिसके बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे होता है बेसल बॉडी, ठीक है। यहाँ पे होता है हुक जो इसे कनेक्ट करता है, बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है इससे फिलामेंट से, और ये पूरा फिलामेंट, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में, जो मूवमेंट होता है ये होता है रोटेटरी, गोल गोल घूमता है ऐसे, गोल गोल ऐसे, ठीक है। रोटेटरी मूवमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और एक खासियत मैं बता दूं, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिलम में क्या डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम है ये अराइज होता है फ्रॉम सेल वॉल, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है, ठीक है, ये अराइज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। बिकॉज भाई एनिमल सेल में, यूकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ सेल वॉल तो होता ही नहीं है, तो भाई एनिमल सेल में जो फ्लैजिलम अराइज होते हैं ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हैं। और हमें पता है बैक्टीरिया में तो सेल वॉल है ही, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ये फ्लैजिलम अराइज होते हैं ये सेल वॉल से अराइज होते हैं, ठीक है। सेल वॉल से अराइज होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक था दैट इज सेल एनवेलप, ठीक है। तो भाई देखो, सेल एनवेलप जैसा कि मैंने बोला एक प्रकार का कवच होता है, ठीक है। बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसका काम ही है प्रोटेक्शन का, ठीक है। ये जो कवच है भाई, आप ही बताओ, कवच में अगर एक सिक्योरिटी का लेयर होगा, सिर्फ सेल वॉल होगा, तो क्या भाई वो अच्छे से प्रोटेक्शन करेगा? भाई कवच का मतलब होता है कि कम से कम 10-12 है सिस्टम हो, ठीक है, सो दैट आगे सामने से कोई अटैक करे ना, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दे के मारता है, टेट्रासाइक्लिन दे के मारते हो तुम, हाँ, फीवर होता है मारते हो ना, एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स देते हो, ठीक है। तो भाई उसे बचाना भी तो है खुद से, तो वो एक कवच बनाता है जिसे बोलते हैं सेल एनवलप, ठीक है।
सेल एनवेलप जो है ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है? बिकॉज ये 3 चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप मिक्स कर देंगे तो हो गया ना भाई केमिकली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। जो सबसे ऊपर का लेयर होता है जिसे उसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलेक्स जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, और जो ग्लाइकोकैलेक्स है, ठीक है, ये भी 2 चीज़ों में, 2 लेयर में डिवाइड होता है। एक जो लेयर होता है उसे बोलते हैं कैप्सूल, जो कि थिक होता है और टफ होता है, ठीक है, कैप्सूल, ठीक है। दूसरा जो लेयर होता है उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर, जो कि लूज होता है। भाई नाम से ही पता चल रहा है स्लाइम लेयर वो लूज सीथ का बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, ये लूज टफ ये मैं किसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है, ठीक है, स्लाइम लेयर, इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है, एक स्लाइम लेयर एक कैप्सूल, ठीक है। तो स्लाइम लेयर जो लूज सीथ का है ये लूजली बाउंडेड टू सेल वॉल होता है, ठीक है। बिकॉज हमने क्या बोला ग्लाइकोकैलेक्स आउटर मोस्ट है, तो इसके इनर मोस्ट कौन होगा? सेल वॉल होगा, ठीक है। और सेल वॉल किसको सराउंड करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ग्लाइकोकैलेक्स किसको सराउंड कर रहा है? सेल वॉल को, ठीक है। तो ये लूजली हो गया या फिर टाइटली अटैच होगा तो किससे होगा? सेल वॉल से होगा, ठीक है। स्लाइम लेयर जो है लूज लेयर है। लूज कहने का मतलब है कि ये सेल वॉल्स को लूजली सराउंड करता है, ठीक है। स्लाइम लेयर का काम क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया स्लाइम लेयर का ये काम है, तो भाई इतनी तो इंटेलिजेंस होनी चाहिए ना कि आप बता दो कि ग्लाइकोकैलेक्स का ये काम है, अगर एग्जाम में ऐसे आ गया तो, ठीक है। तो स्लाइम लेयर का काम क्या है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन में काम आता है स्लाइम लेयर, ठीक है। अलाउज एडहेरेंस टू द सरफेस, ठीक है, चिपकने में काम आता है, चिपचिपा होता है स्लाइम लेयर, ठीक है। तो ये एडहेरेंस में काम आता है, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे प्रोटेक्ट कैसे करेगा, तो देखो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब कि सूखा, बैक्टीरिया सूखा ना पड़ जाए उससे बचाता है इसको, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन से बचा रहा है तो हो गया ना प्रोटेक्शन का काम, ठीक है। और न्यूट्रिएंट का लॉस ना हो, ये चिपचिपा होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन से बचा दिया, और चिपचिपा होने के कारण, ठीक है, न्यूट्रिएंट का भी लॉस नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन और एडहेरेंस, बिकॉज चिपचिपा है तो एडहेरेंस तो होगा ही, ठीक है। अब प्रोटेक्शन कैसे कैसे होगा मैंने बता दिया, डिहाइड्रेशन से बचाता है और न्यूट्रिएंट लॉस से बचाता है, ठीक है। दूसरा देखो ये जो स्लाइम लेयर होता है, ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इसका मतलब ये इजीली वॉश्ड हो जाएगा, ठीक है। लूज है भाई, एकदम ढीला सा है तो इजीली वॉश्ड हो जाएगा, ठीक है। बस हमको यही याद रखना है। देखो मेन इसमें यही याद रखना रहता है कि जो स्लाइम लेयर है ये लूजली सीथ है, लूजली बाउंडेड है, ठीक है। और ये याद रखना रहता है, वो भी हायर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये कैप्सूल की बात करेंगे, थिक होता है, टफ होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लाइम लेयर है ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है, ठीक है। और जहाँ जो हमारा कैप्सूल है ये भी जेलेटिनस पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। जैसे कि आप भिंडी लेना, भिंडी में से वाइट वाइट है चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, आप पानी में उसको कुछ देर तक डाल देना, एक बाउल लेना, ठीक है, इसमें भिंडी रख देना, आधे घंटे तक देखना एक चिपचिपा सा पदार्थ आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही जेलेटिनस पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का बना होता है, ठीक है। कैप्सूल देखने में भाई थिक और टफ लग रहा है, मतलब कि इट अलाउज बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। मान लो ये बैक्टीरिया का होस्ट हो गया, मतलब कि ये इंसान हो गया, ये बैक्टीरिया है अंदर, ठीक है। तो बैक्टीरिया के ऊपर ये जो प्रोटेक्शन लेयर लगा है ना ग्लाइकोकैलेक्स, और इस पे जो कैप्सूल है भाई थिक और टफ है, तो ये जो है ये मदद करता है बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है? इनहेंस देयर एबिलिटी टू कॉज डिजीज। इसका मतलब ये बायोफिल्म की तरह काम करता है, ठीक है। एम्स 2013 मेडिकल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि आपको हल्के में बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो पहला लेयर तो हमने कंप्लीट कर लिया सेल एनवलप का, दैट इज ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलेक्स सराउंड करता है सेल वॉल को। देखो ये ग्लाइकोकैलेक्स हो गया, ठीक है। ग्लाइकोकैलेक्स किसको सराउंड कर रहा है? सेल वॉल। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ग्लाइकोकैलेक्स किसको सराउंड करता है? सेल वॉल। सेल वॉल किसको सराउंड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इट इज ओनली इन बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में हम पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा लेयर आता है ग्लाइकोकैलेक्स के अंदर, ठीक है, जो मिडल लेयर होता है उसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का आपका फंक्शन पता ही है, ठीक है। सेल वॉल प्रोटेक्शन में मदद करता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट में, और शेप एंड साइज प्रोवाइड कराता है सेल्स को, ठीक है, वेदर इट इज बैक्टीरियल सेल या फिर प्लांट सेल। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो सेल वॉल किसे सराउंड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सिंगर एंड निकोलसन भाई साहब का मॉडल पढ़ेंगे, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछ दे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे सराउंड करता है, तो देखो
ग्लाइकोकैलेक्स सराउंड किया सेल वॉल सराउंड किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई किसे सराउंड करेगा, तो साइटोप्लाज्म को करेगा भाई, और यही तीनों मिलके बनाते हैं सेल एनवलप। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, जो सेल एनवलप है, ठीक है, बेस्ड ऑन स्टेनिंग प्रोसेस और सेल एनवलप, ठीक है, बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव का एक खासियत ये है कि इसमें पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। इससे मैं आपके एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। ठीक है, तो ये ब्रीफली मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमें लिखा हुआ है जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। ठीक है, मोस्ट सब पे ध्यान दीजिएगा, नॉट फ्यू, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। हमने देखा था केमिकली कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज यहाँ पे तीन लेयर हैं। ठीक है, द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जामिनर लूजली बाउंड कर देता है। ठीक है, टाइट भाई डिफेंस के लिए भाई तगड़ा एकदम टाइट बांध के रखोगे तब ना काम चलेगा। ठीक है, पहला हमने लेयर देखा था ग्लाइकोकैलेक्स, जो कि डिफर करता है कॉम्पोजिशन और थिकनेस में। ठीक है, उस बेसिस पे हमने कैप्सूल और स्लाइम लेयर डाल दिया। ठीक है, कॉम्पोजिशन थिकनेस पे। ठीक है, तो ये थिकनेस पे जो कैप्सूल है टफ एंड थिक है, और थिकनेस की स्लाइम मोल्ड की बात करें तो लूज है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, अच्छे से वहाँ पे देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सेल वॉल। ठीक है, ग्लाइकोकैलेक्स सराउंड करता है सेल वॉल को। ठीक है, तो सेल वॉल है ये डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल को। ठीक है, एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, ताकि बैक्टीरिया फट ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए, पिचक ना जाए, तो इसके लिए सेल वॉल उसको बचाता है। ठीक है, बर्स्टिंग मतलब फट ना जाए। ठीक है, बिकॉज सेल वॉल जो है अंदर आने नहीं देगा फालतू के चीज़ों को, अदरवाइज अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो ये बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेशर अंदर लगाता है, इधर पानी लगाता है, तो ये बर्स्ट नहीं होने देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सेल वॉल किससे सराउंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर सेमी परमिएबल कर देगा, नहीं, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ ही चीज़ों को आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा। ठीक है, ये हम जब पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे, आगे आएगा। ठीक है, तो मैं बता दूंगा हर एक चीज़ों के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल नहीं, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है इन नेचर, और ये इंटरैक्ट करता है विद आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, और ये इंटरैक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से। देखो आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ भाई माल मदिरा है। ठीक है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में काम आ रहा है। तो भाई जब प्रोटेक्शन में काम आ रहा है तो डेड टाइप की चीज़ें होंगी। ठीक है, अबाड़ कबाड़ से बाउंड्री बना दो। ठीक है, मेन मटेरियल तो यहाँ पे है, और ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ऐसी चीज़ है जो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्शन बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, सो हमने देखा दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरेक्ट कर रहा है आउटसाइड वर्ल्ड से। दिस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट यूकैरियोट। ठीक है, फंक्शनली नहीं, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे जब यूकैरियोटिक पढ़ेंगे तो कितने, जैसे कि एक ब्लड का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि उसमें कितने % प्रोटीन होते हैं, कितने % कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल दो ईच लेयर ऑफ दी एनवलप परफॉर्म्स डिस्टेंस फंक्शन। तो हमने देखा ये जो सेल एनवलप है जिसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें से हर एक लेयर जो है, ग्लाइकोकैलेक्स अलग काम कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, सेल वॉल बर्स्टिंग कोलैप्सिंग से बता रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरैक्ट कर रहा है आउटर वर्ल्ड से। ठीक है, तो हर एक जो लेयर है ये एक दूसरे में डिस्टिंक्ट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, व्हेन दे ऐड टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ठीक है, तो जब ये एक साथ आ जाते हैं तो सेल एनवलप कहलाते हैं, जो कि एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह ये लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बचपन में कहानी कहते थे कि सिंगल पेंसिल लो तोड़ो टूट जाएगा। ठीक है, वही बहुत सारे पेंसिल लो एंड तोड़ो नहीं टूटेगा। हमारे जो पुराने लोग थे ये ऐसा कहते थे, सो दैट भाइयों में भाईचारा बना रहे। ठीक है, देख अंडरस्टैंड। ठीक है, कि एक दूसरे का साथ कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
उसके बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। बैक्टीरिया को हमने दो ग्रुप में क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवलप, ठीक है। सेल एनवलप में क्या क्या डिफरेंस है, मान लो कोई बैक्टीरिया जिसमें ग्लाइकोकैलिक ज़्यादा है, सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन कम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चीज़ें अलग अलग हैं, कॉम्पोजिशन अलग है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सेल एनवलप द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग प्रोसेस। स्टेनिंग प्रोसेस मतलब कि ये कलर डालते हैं, डाई डालते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। पहला ग्रुप क्या था, सेल एनवलप के बारे में हमने देखा, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि मैनर क्या है स्टेन होने का, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एक साइंटिस्ट थे ग्राम बेल्स, ठीक है। दोस्त जो ग्राम स्ट्रेन को ले रहे थे उन्हें हमने ग्राम पॉजिटिव बोला, मतलब कि डाई को ले रहे थे, कलर हो जा रहे थे, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। और जो डाई को नहीं ले पाते हैं उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, मतलब कि जो कलर को नहीं ले पाते हैं उसे ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि जो हमारा ग्राम नेगेटिव होता है, इसमें कौन कौन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, बता दूँ मैं कौन कौन आता है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राम नेगेटिव होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट आता है। अब आप बोलोगे सर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो होता ही नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो कोई ग्राम नेगेटिव। बच्चा मैं अभी कुछ देर में आपको इंडोसिम्बायंट थियरी बताऊंगा, ठीक है। उससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था, क्लोरोप्लास्ट था, ये एक बैक्टीरिया था। इवोल्यूशन की वजह से ये यूकैरियोटिक सेल में आकर के घुस गए और उसने इन्हें डाइजेस्ट नहीं किया, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होने लगा जिसके कारण ये परमानेंट वहाँ पे फिट हो गए, ठीक है। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ग्राम नेगेटिव कहने का मतलब, ठीक है, इसमें पोरिन्स प्रेजेंट हो गए। पोरिन्स का मतलब जैसे कि आप चाय छानते हो, चाय तो पीते होगे, स्टूडेंट हो, ठीक है। तो जब चाय छानते होगे छन्नी होती होगी, ऐसे छेद होती है उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही इनके जो अपर जो लेयर हैं, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसमें पोरिन्स प्रेजेंट होता है आउटर लेयर पे, ठीक है, जिससे चीज़ें आजू बाजू ऐसे एक्सचेंज होती हैं। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ बताया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे मीजोजोम बोलते हैं, विच इज़ फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। ये हमने आई थिंक लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, टिब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं और लैमेले के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। और जो मीजोजोम्स है, ठीक है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है तो बाय डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा डॉटर सेल में, उसमें मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन, मैंने बताया था एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करते हैं, बिकॉज भाई इंटरैक्ट कौन करता है आउटर वर्ल्ड से, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मीजोजोम क्या है, ये स्पेशल इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है, तो सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करता है और इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इस लाइन को मैं फिर से बता देता हूँ कि इसे शायद मैंने पिछले क्लास में बता चुका है, फिर से एक बार आपको एनसीईआरटी से चलिए बता देता हूँ, ठीक है। आइए, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे हम मीजोजोम बोलते हैं, विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ऐसे इन्वेजिनेशन हो गया। दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। टिब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ऐसे टिब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, और ऐसे लैमिले के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ में मदद करते हैं, सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, जैसे कि ये मीजोजोम है, ठीक है, एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहाँ पे इसने डीएनए को बैठाया और देखो दो अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट टू डॉटर सेल कर दिया, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन, ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो एनालोगस हुआ ना, सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करता है, ठीक है। इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल्स है ये मोटाइल हो सकता है, मतलब कि उसमें मूवमेंट हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है, मतलब कि मूवमेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मे लिखा है, मे, ऑलवेज नहीं। इफ अगर मोटाइल होता है तो उसके पास एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा फ्रॉम द सेल वॉल। मैंने क्या बोला था,
मैंने क्या बोला था, डायग्राम पढ़ा रहा था, सेल वॉल से होगा। वही अगर यूकैरियोटिक रहता तो सेल वॉल से नहीं होता, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से होता। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और नाम बताइए, प्लाज्मा लेमा। फर्स्ट लेक्चर आप जाके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, जिसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। मैंने बताया आपको फ्लैजिला में 3 पार्ट होता है, दैट इज बेसल बॉडी, हुक होता है, फिलामेंट होता है। हुक जो है, फिलामेंट जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको बेसल बॉडी से कनेक्ट कराता है। अच्छा, यूकैरियोट में एक और खासियत है, यूकैरियोट में हुक नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ फिलामेंट एंड बेसल बॉडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। नाउ वी विल मूव इनटू द राइबोसोम, फिर इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल बात है, यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोट में भाई साइटोप्लाज्म में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज प्रोटीन की फैक्ट्री से बोलते हैं हम। अच्छा, राइबोसोम का एक और नाम है, दैट इज पैलिड पार्टिकल। क्यों नाम है? बिकॉज जॉर्ज पैलेड ने इनकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स है, इसमें जो राइबोसोम्स है, ये एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मतलब कि मीसोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से। इसका मतलब मीसोसोम पे भी होगा राइबोसोम, यस होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे भी होते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। सेवरल, वेरी इंपॉर्टेंट, सेवरल राइबोसोम्स मतलब कि बहुत सारे राइबोसोम्स मे अटैच, ऑलवेज नहीं, मे अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन, जिसे हम पोलीराइबोसोम बोलते हैं, या फिर पोलिसोम भी आप बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है, दैट इज एर्गासोम। क्या बोलना चाह रहा है ये मैं बताता हूँ, बिकॉज आपने अभी ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डोग्मा और बायोलॉजी के बारे में नहीं जानते, फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है tRNA, ठीक है, एक होता है rRNA, ठीक है, और एक होता है mRNA। tRNA जो है ये ट्रांसलेशन में काम आएगा, rRNA जो है, ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। mRNA जो होता है ये मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे बोला, ठीक है, इसने बोला दैट ये एक mRNA है, ठीक है। ये मान लो आप mRNA है, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस है 80, ठीक है, अदनीन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको सीक्वेंस बताऊंगा, अभी आप सीक्वेंस को ना देखें, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये mRNA है, ये क्या है? mRNA, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब ये mRNA पे क्या होता है, ठीक है, हमारे राइबोसोम्स आके जोड़ते हैं कि, और कितने? सेवरल राइबोसोम्स, सेवरल, और सिंगल मतलब कि एक ही mRNA पे जुड़ेंगे, सेवरल। और हमारे राइबोसोम्स के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक राइबोसोम हुआ, 2, 3, 4, मतलब कि ये सेवरल राइबोसोम्स हो गए। तो जब सेवरल राइबोसोम्स एक mRNA पे जुड़ते हैं तो भाई ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन शुरू करते हैं और क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? इन्हें बोलते हैं हम पोलिसोम और पोलीराइबोसोम या फिर एर्गासोम, ठीक है। ये सेम प्रकार के प्रोटीन्स को सिंथेसिस करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। देखो, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी में हम देखते हैं कि जो डीएनए से डीएनए अगर बना, ठीक है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बना, ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से अगर प्रोटीन बना, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है mRNA से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्लूजन बॉडी के बारे में, ठीक है। तो जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट, भाई प्रोकैरियोट खाना वाना तो कहीं तो रखेगा ना, ठीक है। तो जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये स्टोर होता है इन द फॉर्म, स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। मान लो आपका ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसके पास जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा ना, ये मान लो ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये पूरा साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडी, छोटे छोटे ऐसे बॉडीज़ होते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, ठीक है, साइनोफिजियन ग्रैन्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसमें ये स्टोर करता है, साइटोप्लाज्म में होते हैं ये, ठीक है। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। हम जानते हैं प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन लेस होता है, इसीलिए तो ऑर्गेनल होते ही नहीं है ना, राइबोसोम होता है, बिकॉज राइबोसोम में मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। और
इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और फ्री इन द साइटोप्लाज्म। देखो ये साइटोप्लाज्म एकदम फ्री तैर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गया, साइनोफिजियन ग्रेन्यूल्स हो गया, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गया। ये कुछ इंक्लूजन्स बॉडी के नाम हैं। क्या है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफिजियन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये क्या करते हैं? स्टोर फूड करते हैं, ठीक है, फॉर प्रोकैरियोट्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इसको आप इसमें काउंट मत कीजिएगा। हम बात करेंगे गैस वॉक्यूल की। गैस वॉक्यूल इंक्लूजन बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गैस वॉक्यूल जो है ये फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो गैस वॉक्यूल है, ठीक है, वॉक्यूल का मतलब एक खाली सा चेम्बर, ठीक है, ये रहा गैस वॉक्यूल, ठीक है। इसके अंदर गैस है, समझ लो, ठीक है। ये ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है। कैसे याद करोगे? देखो ब्लू ग्रीन आप बस याद रखो, उसी आपको ब्लू से पर्पल याद आ जाएगा और ग्रीन से ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया याद आ जाएगा। इसका लेकिन काम क्या होता है? ठीक है, तो भाई वॉक्यूल है, इसका काम क्या होता है? तो भाई बैक्टीरिया को बोयेंसी प्रोवाइड होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये समुद्र है, तो बैक्टीरिया को ऊपर आना होगा ना, तभी तो लाइट आएगा, तभी तो लाइट आएगा। तो केमिकल ये जो सनलाइट है ये एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो बैक्टीरिया को ऊपर आना होगा, ठीक है। तो ये गैस वॉक्यूल जो है बोयेंसी प्रोवाइड करता है, मतलब कि तैर आता है, गैस है तो तैरेगा ऊपर आके, ठीक है। तो हमारा ये समाप्त हुआ प्रोकैरियोट, पूरा टॉपिक हमारा प्रोकैरियोट का समाप्त हो चुका है, ठीक है। हमने सेल से स्टार्ट किया था, सेल थियरी पढ़ा, ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ा, ठीक है। प्रोकैरियोट में बहुत ही कम पढ़ना रहता है, हमने इसे ख़त्म किया, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन देखा। और हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे उसमें हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में देखेंगे। यूकैरियोट में हमें डिटेल से देखना होता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, देन आफ्टर हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में देखते हैं, जिसे GERL सिस्टम भी बोलते हैं। एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास EGLV 4 ऑर्गेनल्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम एंड वॉक्यूल्स, ठीक है। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसलिए आते हैं बिकॉज ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। देन आफ्टर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे, प्लास्टिड के बारे में देखेंगे, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे। फिर हम राइबोसोम देखेंगे, यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लेजला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, और आखिरी में माइक्रोबॉडीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये हमारा डायग्राम से काफ़ी क्लियर हो चुका है आज का टॉपिक। देन आफ्टर हम इंडोसिम्बायोट थियरी के बारे में अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक समय हुआ करता था, वो भी बैक्टीरिया हुआ करते थे। ये हमारा राइबोसोम जो अभी हमने पढ़ा, उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, याद मत कीजिएगा, बता देता हूँ, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप याद करो कौन सा राइबोसोम है, ठीक है। तो अगर 70S है तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, और अगर ये 80S है, ये 80S जो है इसका मतलब ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है। S का मतलब होता है सिडबर्ग यूनिट, ठीक है। इसका मतलब होता है कितनी तेजी से, रफ्तार से, ठीक है, ये ग्लास है, इसमें ये पैलेट पार्टिकल डालें, ठीक है, तो कितने रफ्तार से वो नीचे आता है, ठीक है, उसी को हम सिडबर्ग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में मिलता है, 80S राइबोसोम यूकैरियोट में मिलता है, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में कौन सा मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है होते यूकैरियोट में है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा इंडोसिम्बायोट थियरी के अकॉर्डिंग वो प्रोकैरियोट ही थे। तो 70S जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एनिमल सेल में 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम दोनों मिलेगा, बिकॉज एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भैया तो वहाँ पे 70S मिल गया, लेकिन बैक्टीरियल सेल में सिर्फ 70S राइबोसोम मिलेगा। चमका, ठीक है। अच्छा, ये राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, जैसे 70S है तो एक जो यूनिट होता है वो 50S होता है, एक जो यूनिट है वो 30S होता है। अब कोई बच्चे दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे सर 50 और 30 तो 80 होता है, तो भाई यहाँ पे एडिशन नहीं करना है, ये सिडबर्ग यूनिट है, मैंने पहले ही बोला, ये गिरने का कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो 50-30 ये जो गिरने का कॉफिशिएंट है, इसको मिलाकर के हम 70S बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा जो है चिपके नहीं होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। कब चिपकते हैं? जब ट्रांसलेशन होता है। अभी हमने पोलिजोम, एर्गाजोम पढ़ के आया हमने, ठीक है, तो तभी चिपकते हैं सॉरी। और चिपकने के लिए भाई ग्लू तो चाहिए, तो चिपकते किसकी मदद से है? मैग्नीशियम आयन की वजह से ये चिपकते हैं, ठीक है। जब ट्रांसलेशन होगा तभी चिपकेंगे। ये क्या है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, यू आर नॉट
मेडिकल स्टूडेंट, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए साइंस की, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, बस ये याद करना रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 70s 50s प्लस 30s से मिलके बना होता है, और 80s 60s प्लस 40s से मिलके बना होता है, बस इतना ही याद करना रहता है। ये मैं बता दे रहा हूँ कि 50s में भी सब यूनिट होते हैं, 23s होता है, 5s RRNA होता है, ठीक है, और जो 30s है इसमें 60s RRNA होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम है इसमें 60s और 40s दो यूनिट होते हैं, ठीक है, और ये भी मैग्नीशियम आयंस की मदद से जुड़ेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन के वक्त, ठीक है। इसमें 60s में 20s 5.8s और 5s RRNA होता है, और 40s में 18s। मैंने कैसे याद किया था, ठीक है, मैंने देखो यूकैरियोट में सब में 8 आ रहा है, ठीक है, और ये जो है ना 5s ये दोनों में कॉमन आता है, देखो 5s इधर भी मिलेगा, ठीक है। तो एक आप जब याद कर लोगे ना, एक जब आप याद कर लोगे, 8 सब में आ रहा है और ये कॉमन है, तो ये तो अपने आप अंडरस्टूड है, ठीक है, ये बता दिया। फिर भी आपको याद नहीं रखना है, आपको ये याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि प्रोकैरियोट में 70s मिलता है, यूकैरियोट में 80s मिलता है। 70s दो सब यूनिट से मिलता है, दैट इज 50s और 30s, और 80s जो है 60s और प्लस 40s का मिलता है, ठीक है। ये जो राइबोसोम है ये दो चीज़ों से बना होता है, एक पार्ट जो होता है प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, और एक पार्ट जो होता है RRNA का होता है, ठीक है, RRNA, ठीक है। इसका मतलब ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री है ये, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसमें जो है प्रोटीन की संख्या कम होती है, और जो न्यूक्लिक एसिड फॉर एग्जांपल RRNA वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कैटलिटिक की तरह भी काम करता है। एक हम पढ़ेंगे राइबोजाइम, एंजाइम में एक्सेप्शन आता है, देखो ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बट नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बिकॉज एक एक्सेप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं राइबोजाइम, वो एक एंजाइम है लेकिन वो RRNA का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडोसिम्बायोटिक थियरी के बारे में हम बात कर रहे थे कि कैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को प्रोकैरियोट कहा, बैक्टीरिया कहा, ठीक है। उस देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं, ऑर्गेनल्स है ये, लेकिन इंडोसिम्बायोट थियरी के अकॉर्डिंग ये जो है बहुत साल पहले, अरबों साल पहले ये जो थे ना बैक्टीरिया थे, स्टारवेशन के कारण ये हमारी यूकैरियोटिक सेल में आके घुस गए, ठीक है। उसने एक दूसरे की मदद की, ठीक है, इसने एनर्जी पहुंचाई माइटोकॉन्ड्रिया ने, उधर उसने कुछ इन्हें बेनिफिट दिया, ठीक है, सो दैट म्यूचुअलिज्म हो गया एंड ये उसी में रह गए, ठीक है। इंडोसिम्बायोटिक थियरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो समझने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल था, अच्छा ये अगर मैं मिटा दूँ तो आप तो पता कर लोगे कि कैसे हमने डिसाइड किया कि प्रोकैरियोटिक सेल है। यस सर, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड है, हमने पता कर लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट, जो सेल है ग्रो हुआ, ठीक है, और कुछ इनफोल्डिंग्स को इसने डेवलप किया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स, ठीक है। अच्छा, मेसोसोम के बारे में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेल को हम देख के बता देंगे ये कौन सा सेल है, हाँ जी यूकैरियोटिक सेल है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप आ चुका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुका है, मतलब कि ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल था, कुछ इनफोल्डिंग्स हुआ, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल आया, ठीक है। द इनफोल्डिंग्स पिंच ऑफ फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो इनफोल्डिंग्स थे ये अलग हो गए सेल मेम्ब्रेन से टू फॉर्म अ अर्ली इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। और ये जो अलग हुए ना, तो यही अर्ली इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम वॉक्यूल्स आकर के बने, ठीक है, विद अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी बना, ठीक है। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बन चुका है। नेक्स्ट, अब देखो क्या हुआ, यहाँ से इंडोसिम्बायोटिक थियरी देना, जो ये सेल है ये इनगल्फ मतलब कि खाता है एरोबिक हेट्रोट्रोपिक प्रोकैरियोट को, एरोबिक, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी को निकालता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया को हमारे सेल ने, यूकैरियोटिक सेल ने खाया, लेकिन क्या हुआ एवोल्यूशन में, क्या हुआ कि ये जो सेल है, ये वो जो बैक्टीरिया था ये समहाउ उसने मैनेज किया अवॉइड डाइजेशन बाय द होस्ट सेल, बिकॉज ये होस्ट सेल था तो ये डाइजेस्ट ना कर ले लाइसोसोम से, नहीं हुआ, ठीक है, डाइजेशन नहीं हुआ, उसने समहाउ अवॉइड कर लिया डाइजेशन, और बाद में जाके ये इंडोसिम्बायंट बन गए, मतलब कि एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, ये प्रोबैक्टीरिया, और यही बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, ठीक है, जो एटीपी निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही हमारा क्लोरोप्लास्ट के भी साथ हुआ, एक सेल ने, हमारा यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया, ठीक है, बैक्टीरियम को, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया था, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमने बोला, और उसने भी मैनेज किया अवॉइड डाइजेशन बाय द होस्ट सेल, ठीक है, और ये भी इंडोसिम्बायंट बन गया, ठीक है, ये भी आके रहने लगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया, ठीक है।
इसका देखो ये क्या करता था, ये ट्रैप करता था सनलाइट को, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करता था और बिकम एन एसेट फॉर द होस्ट सेल। तो भाई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, माल मटेरियल आ रहा है सेल को, तो सेल ने डाइजेस्ट नहीं किया, तो सेल के लिए एसेट की तरह ये काम किया, तो सेल ने कभी इसे डाइजेस्ट ही नहीं किया। द बैक्टीरियम देन बिकम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और यही बैक्टीरिया बाद में जाके हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म वाला प्रोसेस है, मतलब चीज़ें बन रही हैं। मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया था 2 प्रकार का, कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट बन गया, ठीक है, एंसिस्ट्रल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट प्लांट सेल, ठीक है। वैसे ही हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ किया था, तो द एबिलिटी टू फिक्स ऑक्सीजन बाय द प्रोकैरियोट बिकम एसेट फॉर द होस्ट सेल, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को फिक्स करता था भाई हमारा जो बैक्टीरिया था, ठीक है। बाद में यही बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक है। देखो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक है, एंसिस्ट्रल हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक एनिमल सेल में, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज हमें फोटोसिंथेसिस तो करना नहीं है। लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत किससे ज़्यादा है, तो एनिमल सेल को ज़्यादा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेल में क्वांटिटी होगा ना, एनिमल सेल में ज़्यादा होगा, प्लांट में कम होगा, ठीक है। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल। धन्यवाद एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक सब्सक्राइब। शुक्रिया।